हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपने वन लाइनर प्रश्नोत्तर शैली को। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं बिना अपना समय गंवाए। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि पीपीपी क्या है, ट्रिपल पी क्या है, ट्रिपल पी क्या है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि पीपीपी क्या है। तो इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये तीन इसमें है, परचेजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी, तीन चीज़ों से मिलकर ये बना है परचेजिंग पावर पैरिटी। और ये मतलब इसमें देखा जाता है कि जैसे कि इसमें देखा जाता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी इसमें देखा जाता है कि किसी देश की मुद्रा, किसी देश की जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति, कुछ खरीदने की क्षमता होती है प्रत्येक मुद्रा की, वह दूसरे के मुकाबले दूसरे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति की तुलना में निकाला जाता है। मान लीजिए कि रुपया है और डॉलर है, तो जब भी क्रय शक्ति क्षमता निकालना होगा तो इन दोनों के बीच में तुलना किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक डॉलर में, मान लीजिए कि एक डॉलर बराबर एक बॉटल पानी, एक बॉटल पानी, एक बॉटल पानी। और यहाँ 20 रुपये बराबर, 20 रुपये बराबर एक बॉटल पानी, एक बॉटल पानी। तो जो ये एक बॉटल और के बीच में तुलना किया गया, तो परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब क्रय शक्ति क्षमता कितना है, एक डॉलर बराबर एक 20 रुपये के क्रय शक्ति क्षमता जो है इन दोनों के बीच में क्या निकला कि एक रुपया बराबर 20 रुपया। यही है परचेजिंग पावर पैरिटी कि मतलब क्रय शक्ति क्षमता के दोनों के बीच में कितनी समानताएं हैं, कितने बराबर हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि भारत का एक यूएसए का मतलब एक डॉलर बराबर, एक डॉलर बराबर 72 रुपये, ये 72 रुपये। आप इस तरह कभी भी परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं निकालेंगे। आप ये मुद्रा का जो रूप है एक रुपये बराबर 72 रुपये या 74 रुपये वर्तमान में, इससे आप नहीं निकालना है। एक्चुअली इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाता है कि दोनों देशों में जो चीज़ें उत्पादन हो रही हैं उन्हीं चीज़ों के आधार पर इसका वैल्यू निकाला जाता है, ना कि आयात निर्यात किए गए वस्तुओं पर इसका मान नहीं मालूम लागू होता है। केवल और केवल मान लीजिए पानी यहाँ उत्पादन हो रहा, पानी यहाँ उत्पादन हो रहा है, गेहूँ यहाँ उत्पादन हो रहा है, गेहूँ यहाँ उत्पादन हो रहा है, तो दोनों के बीच में देखा जाता है। जो चीज़ें दोनों देशों में उत्पादित हो रही होती हैं उन्हीं के आधार पर पीपीपी निकाला जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये कभी नहीं कहना कि एक रुपये बराबर 72 रुपये। ये तो मजबूत है मुद्रा, हमारे तुलना में ये मजबूती दिखाता है कि डॉलर हमसे मजबूत है, हमारे रुपया के मुकाबले मजबूत है, ये दिखाता है, ना कि पीपीपी दिखाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। पीपीपी के आधार पर भारत कौन से स्थान पर आता है? देखिए, पहले स्थान पर चाइना आता है, अमेरिका आता है, भारत आता है। आप कभी कभी देखिए, आपको भारत का याद रखना है। भारत कौन से स्थान पर है? थर्ड स्थान पर है। पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान थर्ड स्थान है। और आपको ये रैंक चाइना और अमेरिका बदलते रहते हैं, चाइना और अमेरिका बदलते रहते हैं। कभी यूएसए आ जाएगा तो फिर चाइना आएगा, फिर भारत, लेकिन भारत का स्थान तृतीय रहता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ये रैंकिंग बदलती रहती है। इसलिए आप भी जब भी एग्जाम में जाइए तो नेट पर सर्च करके जाइएगा कि पीपीपी के आधार पर पहला स्थान किसका है। तो आपको ये गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग इकोनॉमी एक्चुअली सतत सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आधार बनाकर इस इकोनॉमी को आधार दिया गया। एक्चुअली क्या होता है कि हम जिस सामान को घर में लाते हैं उसे एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं, एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कचरे का रोजगार, सॉरी सर्कुलर इकोनॉमी हम बता रहे हैं, सॉरी एक मिनट।
अब बता रहे हैं तो हम आपको बता दें, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, एक्चुअली क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि हम जो भी सामान एक बार खरीद कर लाते हैं, जैसे पॉलीथीन आया, उसमें सामान लेकर आए तो दोबारा हम उसी पॉलीथीन को लेकर बाजार नहीं जाते हैं, और बाजार नहीं जाते हैं तो दूसरा पॉलीथीन लाते हैं, मतलब एक बार यूज किए और फेंक दिए, एक बार यूज करिए और फेंक दिए। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कचरे का पुनर्चक्रण लिखा गया है। कचरे का पुनर्चक्रण का मतलब है कि जो चीज़ें पहले से हैं हमारे पास, उन चीज़ों को बार बार उपयोग करने लायक बना करके हम सतत रूप से काम करें। जो हमारे पास है उसको नया न लेकर के, बल्कि पुराने को पुनर्चक्रित करके, मतलब पुनः बना करके, पुनः उसे जो भी टूट मरम्मत है करने लायक है, उन सब चीज़ों को कर करके हम पुनः उसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमारी इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी अर्थात कचरे की, हमारे पास ये था, हमारे पास ये था, हमने फिर से इसे रिपेयरिंग किया, इस प्रकार फिर इससे करेंगे, ना कि हम बाजार से जा करके लेकर आएंगे और इस वृत्ति में शामिल करेंगे इस तरह। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है कि सतत विकास पर आधारित इकोनॉमिक होगी। और गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी अर्थात इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट के आधार पर, प्रोजेक्ट के आधार पर रोजगार पैदा किए जाते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं गिग इकोनॉमी की तरफ हमारी अर्थव्यवस्था ने कहीं ना कहीं दिखाई देता, अधिक दक्षता अधिक क्षमता वाले लोगों को ही नौकरी मिल पा रही है, ना कि सबको। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर सबको नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। बड़े इंजीनियर, पढ़े लिखे इंजीनियर, पढ़े लिखे अधिक लोग, कौशल युक्त लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये इस प्रकार का जो रोजगार होता है उसे गिग इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पर प्रोजेक्ट व्यक्ति की क्षमता और कुशलता के आधार पर पैदा किया जाता है। मतलब अधिक क्षमता होना चाहिए, मतलब पढ़े लिखे हो, अधिक पढ़े लिखे हो, कुशल हो। मान लीजिए इंजीनियर बनने जा रहे हो तो इंजीनियर बनने से पहले आप बहुत सारा ट्रेनिंग ले रखे हो, बहुत लंबा ट्रेनिंग ले रखे हो। तो इस प्रकार जो क्षमता होगी, क्षमता और कुशलता मिला करके आधार पर आपको रोजगार मिलेगा। तो आपको ये होना चाहिए, गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, प्रोजेक्ट के आधार पर आपको रोजगार मिलेगा। और प्रोजेक्ट कैसा होगा, क्षमता और कुशलता के आधार पर। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगला पॉइंट है कि मुद्रा क्या है। अब बार बार आपने सुना होगा कि मुद्रा क्या है। एक्चुअली यह विनिमय का माध्यम होता है। आपको पता है कि हम जब दो व्यक्तियों के बीच लेन देन होता है तो विनिमय होता है, आपको पता है, माध्यम होता है। एक व्यक्ति कुछ सामान लेगा, दूसरा व्यक्ति उस कुछ उसे देगा, तो ये जो माध्यम हुआ ये विनिमय हुआ। यह वस्तु के मूल्य को मापने की यूनिट होती है। मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, इसने मुझे गेहूं दिया 1 किलो, इसने मुझे चावल दिया 1 किलो। इस व्यक्ति ने सॉरी, यहाँ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा तो अच्छा लगेगा। ये 1 किलो गेहूं है और ये किलो चावल है। इसने इस व्यक्ति को क्या दिया, चावल दिया, इसने इस व्यक्ति को गेहूं दिया। इसकी कीमत क्या है, 10 रुपये, इसकी कीमत क्या है, 12 रुपये। इस प्रकार जो यूनिट मापी गई, मूल्य मापा गया, उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा कहा गया। उसी को क्या कहते हैं, मुद्रा कहा गया। क्योंकि हर चीज़ के रेट समान नहीं होता, क्योंकि एक समान चीज़ें पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं होती हैं, कोई कम कोई बेसी। अगर हर चीज़ समान रूप से होता तो सबका मूल्य शायद एक समान होता। भारत में विधिग्राही मुद्रा किसे कहते हैं, विधिग्राही मुद्रा किसे कहते हैं। अब विधिग्राही का मतलब क्या होता है, आपको बताएं। विधिग्राही का मतलब होता है जिसे सरकार चुकाने का वादा करे, जिसे सरकार चुकाने का वादा करती है। मतलब भारत में विधिग्राही मुद्रा क्या है, रुपया है, क्योंकि सरकार इसे चुकाने का वादा करती है। अगर आपके पास रुपया है तो उसे कोई ले या ना ले, सरकार जरूर लेगी। और यह विधिग्राही मतलब यह लीगल है, यह रुपया क्या है, लीगल है। सरकार इसे लीगलाइज की है, सरकार इसे कानूनी मान्यता दी है। आपको समझ में आ गया होगा। आभासी मुद्रा किसे कहते हैं, आभासी मुद्रा के बारे में हमने पहले एक लेक्चर लिया है, उसमें पूरा डिटेल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया है। आप वहां जा कर के अगर देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आए। तो अगर क्वेश्चन सीधे पूछता है कि आभासी मुद्रा किसे कहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को
या कंप्यूटर बेस्ड मुद्रा को आभासी मुद्रा कहते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड मुद्रा होता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इथेरियम, इथेरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया। ये सारे क्या मुद्राएं क्या हैं? ये सारे मुद्राएं ऑनलाइन मुद्रा, आभासी मुद्रा हैं, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मुद्रा कहते हैं, ऑनलाइन मुद्रा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आभासी मुद्रा किसे कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी कौन 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 से हैं? वही जो हमने आपको बताया अभी, बिटकॉइन है, बिटकॉइन है, लाइट कॉइन है, पेट्रो है, मोनेरा है, इथेरियम है। ये सारे क्या हैं? क्रिप्टो करेंसी हैं। आभासी मुद्रा को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम देश दुनिया में कौन था? तो सबसे पहला देश जापान था। मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं? मुद्रा दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से? एक कड़ी मुद्रा होती है, एक मुलायम मुद्रा होती है। एक कड़ी मुद्रा और एक मुलायम मुद्रा होती है। कड़ी मुद्रा को हार्ड मनी कहते हैं, हार्ड मनी कहते हैं, और सॉफ्ट मनी कहते हैं, इसे सॉफ्ट मनी कहते हैं। कड़ी मुद्रा क्या होती है? एक्चुअली कड़ी मुद्रा जो जिसका बाजार में, देखिए कड़ी मुद्रा और सॉफ्ट मुद्रा, ये दोनों चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वह मुद्रा कड़ी मुद्रा कहलाती है जिसका मांग ज़्यादा हो। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम बनाते हैं एक साथ हार्ड मनी, हार्ड मनी और सॉफ्ट सॉफ्ट मनी। हार्ड मनी में क्या होता है कि देखिए डिमांड, डिमांड क्या है? ज़्यादा है, आपूर्ति क्या है? सप्लाई क्या है? कम है। इधर क्या है? डिमांड कम है और सप्लाई क्या है? ज़्यादा है। अब देखिए इन दोनों के बीच में तुलना आपको हो गया, मतलब जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा, मतलब मांग बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया डॉलर की मांग कर रही है, पूरी दुनिया क्या कर रही है? डॉलर 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 लाओ भाई, डॉलर लाओ। लेकिन उसकी सप्लाई कितना है? बहुत कम है, सबके पास नहीं है मुद्रा पहुंच पाती है। और भारत का रुपया भाई बहुत सारा छापा जाता है, बहुत रुपया है, किसी के पास पहुंच सकता है, किसी के पास आ सकता है। लेकिन और दूसरा इसमें ये कारण तो हो गया, दूसरा मतलब डिमांड ज़्यादा है और मांग, डिमांड ज़्यादा है लेकिन आपूर्ति कम है। और दूसरा तीसरा दुनिया का विश्वास उस पर हो, दुनिया का विश्वास भी ज़्यादा होना चाहिए। अब दुनिया का विश्वास डॉलर पे होगा कि रुपया पे होगा? आप ही को बताइए। दुनिया का विश्वास सबसे ज़्यादा डॉलर पे होगा, इसलिए यह क्या है? हार्ड मनी है। इसलिए ये क्या है? हार्ड मनी। और रुपया क्या है? सॉफ्ट मनी। समझ में आ गया? रुपया क्या है? सॉफ्ट मनी। उसके अलावा जैसे देखिए हार्ड मनी में क्वेश्चन पूछता है कि हार्ड मनी के उदाहरण क्या हैं। देखिए ये येन है जापान का, जापान, जापान, येन यूरो, यूरोप का, यूरोप का, यूरोप का, पाउंड आपको ही पता होगा ही, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का, येन यूरो पाउंड रेनमेनबी चाइना, रेनमेनबी चाइना, ये चाइना का है। उसके बाद डॉलर आपको पता ही है, यूएसए का। तो ये 5 करेंसी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एसडीआर में शामिल हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट में शामिल हैं, और इन्हें आईएमएफ की मुद्रा भी शायद कहा जाता है। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद रुपया तो आपको पता है कि मुलायम मुद्रा है। ये सारे क्या थे? हार्ड मनी थे ये पांचों। उसके अलावा और भी सारे हार्ड मनी हो सकते हैं, लेकिन इन पांचों को आप याद रखिए। चालू खाता को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो आपको सीधे सन पूछता है कि चालू खाता कब हमारा पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया? तो 1993। इसमें कुछ ज़्यादा माथापट्टी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप याद कर लीजिए। कृत्रिम मुद्रा किसे कहते हैं? एसडीआर को, एसडीआर को कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। स्पेशल स्पेशल ड्राइंग ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट को क्या कहते हैं? एसडीआर कहते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट को क्या कहते हैं? एसडीआर कहते हैं। इसके बाद एसडीआर के बारे में भी विस्तार से हमने पिछले लेक्चर में बताया है, बैंकिंग वाले में
पूरा पूरा इसका लेक्चर लिए हैं। तो आपको बिना झिझक के उसे देख लेना है ताकि आप आगे की चीज़ों को पकड़ सकें। आभासी मुद्रा किसे कहते हैं? अगर आभासी मुद्रा सीधे पूछ ले कि किसे कहते हैं और कई सारे पॉइंट दिए रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बिटकॉइन को क्लिक करके आना है, बिटकॉइन को क्लिक करके आना है। आभासी मुद्रा। और ब्लैक मनी किसे कहते हैं? आपको पता होगा, ब्लैक मनी बहुत सुनते हैं आप। ब्लैक मनी वह मुद्रा है जिस पर सरकार कर नहीं पाती है। मान लीजिए कि हमारे देश में 1,000 टोटल रुपया है, पूरे भारत भर में 1,000 रुपया है और सरकार को केवल 900 रुपये पर टैक्स मिल रहा है। 900 रुपये का टैक्स में 900 रुपये पर टैक्स मिल रहा है और बाकी 100 रुपया क्या है, टैक्स नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ज़मीन में गाड़ दिए, स्विट्ज़रलैंड में जमा कर दिया, ज़मीन में गाड़ दिए, दीवार में चुनवा दिए और गलत तरीके से कमाए हुए पैसे थे, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे थे। तो इन सारी वजह से ये 100 रुपये पर सरकार टैक्स नहीं पा रही है और इसी 100 रुपये को ब्लैक मनी कहा जाएगा। अभी इसी के आधार पर ब्लैक मनी आपको समझ में आ गया। हार्ड करेंसी क्या होता है? हार्ड करेंसी एक्चुअली होता है कि ये करेंसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब पूरी दुनिया मान लीजिए ये है, तो पूरी दुनिया में ये चक्कर लगाती है और जिस शेयर मार्केट में देखेगी कि जहाँ पर देखेगी, मान लीजिए ये अमेरिका, जापान, स्विट्ज़रलैंड, भारत, चाइना, अमेरिका, जापान, ऐसे करके पूरी दुनिया में चक्कर लगाता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चाहे जहाँ ये चक्कर लगाता रहता है। और जहाँ देखेगा कि यहाँ फ़ायदा, मान लीजिए कि भारत में फ़ायदा है, तो भारत में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, भारत में निवेश हो जाएगा और अल्पकाल के लिए कमा लेगा, देखेगा कमाई हो जाएगा, तुरंत ये भाग जाएगा, तो फिर चक्कर लगाने लगेगा पूरी दुनिया में। फिर ऐसा जगह देखेगा जहाँ पर बहुत सारा फायदा हो, तो ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं, ऐसी करेंसी को क्या कहते हैं, हॉट करेंसी कहते हैं, हॉट करेंसी कहते हैं, हॉट करेंसी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉट करेंसी क्या। हॉट करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घूमती रहती है और जहां देखती है कि बहुत सारा फायदा है वहां निवेश हो जाती है और तुरंत निवेश से करने के बाद फायदा कमा करके पुनः वह चली जाती है, अल्पकाल में पलायन कर जाती है, मतलब पुनः चली जाती है। यह भारत में किस रूप में आता है? एफपीआई के रूप में। किस रूप में? एफपीआई के रूप में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में। जैसे एफडीआई है उसी प्रकार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है। भारत में एफडीआई किन किन मार्गों से आता है? मतलब जैसे कहा जाता है ना कि आपको दिल्ली, मान लीजिए कि दिल्ली से बम्बई जाना है तो कुछ न रास्ता होगा, एक तो हवाई मार्ग होगा, एक तो जल मार्ग होगा, एक तो स्थल मार्ग होगा। तो ये 3 मार्ग होते हैं ना। उसी प्रकार मान लीजिए कोई एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, एफडीआई जो हमारा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो अभी दुनिया के विभिन्न देशों से भारत में आता है। तो कौन कौन से मार्ग से हमारे यहाँ आता है? एक तो मुंबई मार्ग से आता है और दूसरा दिल्ली मार्ग से आता है। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि एफडीआई किन किन मार्गों से भारत में आता है, तो 4 विकल्प दे देंगे। हो सकता है उसमें एक दिल्ली दे दे, एक मुंबई दे दे, एक कोलकाता दे दे, एक महाराष्ट्र दे दे, सॉरी एक पटना दे दे, या मतलब कोई भी शहर दे सकता है, कोई राजधानी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। उनमें से आपसे पूछेगा कि बताइए कौन कौन सा सही है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन से रूट हमारे यहाँ एफडीआई के लिए निर्धारित किए गए हैं, किया गया है। तो आपको एक मुंबई है और एक दिल्ली है। किन रूट में सरकार का परमिशन की आवश्यकता नहीं, मतलब किस रूट में परमिशन, अगर एफडीआई आएगा विदेश से, एफडीआई आ रहा है, अगर दिल्ली के रास्ते आया है कि मुंबई के रास्ते आए, तो कहाँ पे सरकार की परमिशन नहीं ले, तो आपको दिल्ली के रास्ते अगर लाते, मुंबई के रास्ते अगर आता है, अगर आप मुंबई के रास्ते इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन अगर दिल्ली के रास्ते लाओगे तो सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। समझ गए? भारत में एफडीआई के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? डिप द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिपा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोग्राम।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ एफडीआई के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि एफडीआई के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, तो आपके द्वारा बताया जाना चाहिए कि डिप द्वारा। अब पूछ ले कि मान लीजिए और एक कदम आगे बढ़ जाए तो पूछ ले कि डिप किसके अधीन कार्य करता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। डिप किसके अधीन काम करता है, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एफडीआई के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, डिप द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक स्तर पर एफडीआई के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, अंकटाड, और भारत में डिप। तो आपको पता होना चाहिए डिप, भारत में डिप और दुनिया के लिए अंकटाड जारी करता। भारत के वह क्षेत्र जहां एफडीआई प्रतिबंधित है, मतलब वहां पर एफडीआई नहीं हो सकता, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। वह कौन कौन सा जगह है, रेलवे में, लॉटरी में, न्यूक्लियर में। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एफडीआई नहीं किया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत में एफडीआई कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। तो रेलवे में नहीं हो सकता, लॉटरी में नहीं हो सकता और न्यूक्लियर में नहीं हो सकता। भारत में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है, किस देश से आता है, तो मॉरिशस और सिंगापुर से आता है। कहाँ कहाँ से आता है, मॉरिशस और सिंगापुर से। किस देश को टैक्स स्वर्ग देश माना जाता है, मॉरिशस और सिंगापुर से। मॉरिशस और सिंगापुर से सर्वाधिक टैक्स आता है, इसी देश को टैक्स स्वर्ग देश माना जाता है। क्या माना जाता है, टैक्स स्वर्ग देश माना जाता है। अब सीधे सीधे देखिए 4 पॉइंट है, आपको सीधे सीधे याद करना है। किसे उच्च मुद्रा शक्ति कहते हैं, किसे उच्च मुद्रा शक्ति कहते हैं, ये शक्ति है, सॉरी गलती हो गया था। किसे उच्च मुद्रा शक्ति कहते हैं, तो यम जीरो को। किसे कहते हैं, यम जीरो को कहते हैं। किसे नारो मनी कहते हैं, किसे नारो मनी कहते हैं, किसे नारो मनी कहते हैं। किसे सबसे ज्यादा तरलता होती है, किसमें सबसे ज्यादा तरलता होती है। अगर तरलता पूछता है, तरलता पूछता है, नारो मनी किसे कहते हैं या सकरा मनी किसे कहते हैं, मुद्रा किसे कहते हैं, नारो मनी किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा तरलता किसमें होती है, तो आपको क्या लगाना है, यम 1 में। यम 1 में सबसे ज्यादा तरलता होती है। उसी के साथ अगर अगला पॉइंट हम बात करें तो किसमें, किसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है, किसे सुलभ मुद्रा कहता है, व्यापक, व्यापक, सुलभ, ये 2 पॉइंट बन गए आपके। तो किसे कहते हैं, यम 3 को। किसे कहते हैं, यम 3 को। सबसे कम तरलता किसमें होती है, यम 4 में, यम 4 में। तो ये याद सॉरी तो आपको ये याद होना चाहिए।